नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल आईसीएस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 के विज्ञान के पाठ 2 भोजन के घटक। अब एक सामान्य सी बात है, इसमें हम जानते ही हैं कि हमारे देश के अलग अलग भागों में, जैसे पंजाब में सरसों का साग और मक्के की रोटी, राजस्थान में दाल बाटी चूरमा। उसी तरह से जब दक्षिण भारत की तरफ रुख करते हैं तो आंध्र प्रदेश और केरल में चावल बहुतायत से खाया जाता है। लेकिन अब इसमें एक बात मुख्य रूप से आती है कि इन खाद्य पदार्थों में होता क्या है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो खाद्य पदार्थों में हमारे कच्ची सामग्री होती है जो पादपों और जंतुओं से प्राप्त होती है। इसमें शरीर के लिए आवश्यक घटक होते हैं जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। अब इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी करेंगे कि इसके अलावा और हमारे भोजन में क्या क्या होते हैं। कुछ मात्रा में रोक्षांश, जिनको हम जानते हैं फाइबर्स यानी कि रेशे। इसके अलावा हमारे भोजन में जल भी बहुत ही आवश्यक है, जिसकी मात्रा एक निश्चित स्तर से कम होना कभी कभी घातक भी होता है। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे कि भोजन में इनकी जांच कैसे की जा सकती है। तो उसके लिए हम थोड़ी बात करेंगे इन घटकों को हमारे भोजन में इनकी उपस्थिति की जांच कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको साफ कर लेता हूँ और फिर हम देखते हैं इसको। इसके लिए हम कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे हम एक परख नली में, ये जो कांच की होती है टेस्ट ट्यूब जिसको बोलते हैं, इसमें 10 ml पानी लेंगे और इसमें मिलाएंगे हम 2 या 3 बूंद टिंचर आयोडीन की, जो हमें सामान्यतः किसी मेडिकल स्टोर पर मिल सकता है। और एक दूसरा विलयन बनाएंगे हम कॉपर सल्फेट का विलयन। उसके लिए हम एक परख नली में वही लगभग 10 ml पानी और उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिक्स करेंगे हम। और तीसरा हम विलयन बनाएंगे एक कास्टिक सोडा मिला करके। उसके लिए हमें बीकर लेना होगा क्योंकि उसमें हमें जल की मात्रा अधिक चाहिए होगी। इसमें हम 100 ml पानी लेंगे और उसमें लगभग
10 ग्राम कास्टिक सोडा मिलाएंगे। हमारे कक्षा 6 के स्तर के अनुसार ये कुछ छोटे से प्रयोग हैं जिनको हम कर सकते हैं। इनसे जो हमें सॉल्यूशन प्राप्त होंगे उनका बहुत ही कम मात्रा में और सावधानी पूर्वक हमारे शिक्षक की देखरेख में हम इन प्रयोगों को कर सकते हैं। अब कुछ मुख्य चीज़ों की हम जांच करेंगे, हमारे भोजन में क्या क्या होते हैं। तो हम उसके लिए थोड़ी सी मात्रा अपने खाद्य पदार्थ की लेंगे और उसमें हम डालेंगे आयोडीन विलयन। खाद्य पदार्थ है, इस पर हम 2 या 3 बूंद हमारे इस सॉल्यूशन की डालेंगे, जिसमें यदि हमें बैंगनी रंग या नीला रंग प्राप्त होता है, नीला या काला रंग प्राप्त होता है, तो ये हमें दर्शाता है हमारे भोजन में मंड उपस्थित है। इसके बाद हम एक छोटा सा और प्रयोग करेंगे कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा के साथ, जिससे हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में हम कोई खाद्य पदार्थ लेंगे थोड़ा सा, और खाद्य पदार्थ को लेंगे हम चूर्ण के रूप में। खाद्य पदार्थ का चूर्ण लेंगे, बहुत ही अल्प मात्रा में लेना है हमें, और इसमें फिर हम डालेंगे हमारे कॉपर सल्फेट विलयन की 2 या 3 बूंदें, और साथ में डालेंगे हम जो हमारा कास्टिक सोडा का हमने सॉल्यूशन बनाया है, इसमें हमने ले लिया थोड़ा सा हमारा खाद्य पदार्थ बहुत ही कम मात्रा में, और इसमें हमने फिर ऐड कर दिया खाद्य पदार्थ का चूर्ण पहले, फिर कर दिया ऐड इसमें 2 या 3 बूंद हमारे CuSO4 या कॉपर सल्फेट विलयन की, और फिर थोड़ा सा इसमें कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन ऐड कर दिया। अब इसमें जो कास्टिक सोडा और हमारे CuSO4 विलयन को मिलाने पर जो बैंगनी रंग आएगा, ये प्रोटीन की उपस्थिति को बताता है, और आप सभी जानते ही हैं प्रोटीन की उपस्थिति सर्वाधिक दालों में होती है। इसके बाद हम एक तीसरा प्रयोग देखेंगे, इसमें छोटा सा वसा की जांच के लिए। कुछ हमारे तेलीय खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें हमें वसा की मात्रा का अनुमान होता है, जैसे सरसों है, सोयाबीन है, मूंगफली है। तो उन्हें हम कागज़ के अंदर प्रेस करेंगे, और कागज़ के अंदर प्रेस करने पर या दबाने पर उनको सावधानी से दबाना है, कागज़ फटना नहीं चाहिए। जब हम उसको आसानी से दबाएंगे तो उसमें से थोड़ा धुंधलापन दिखाई देगा हमें, कागज़ में थोड़ा सा धुंधलापन आ जाएगा, और वहाँ पर हल्का सा पारभासी स्थान बन जाएगा, जिसमें होकर हमें प्रकाश कुछ मात्रा में आता हुआ दिखाई देगा। तो ये हमें दर्शाता है वसा की उपस्थिति। चलिए आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर मैं इसको साफ करता हूँ। आइए बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ। विभिन्न पोषक हमारे शरीर में करते क्या हैं, या पोषक तत्वों के कार्य। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन की। आइए अब अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए करते क्या हैं, या पोषक तत्वों के कार्य। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को एक तरह से एनर्जाइज करता है, एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। ये हमें हमारी सारी एक्टिविटीज़ के लिए ऊर्जा देता है, हमें जैसे चलना, खेलना। इसके बाद हम इसी बिंदु में बात करते हैं कि हमें इसकी प्राप्ति किन किन से होती है, तो उसकी हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। स्रोत कार्बोहाइड्रेट के आप सभी जानते हैं, गेहूं, चावल, बाजरा, जो भी अनाज है। ये सभी हमारे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। जो इसके अलावा हम इसमें देखते हैं हमारे कुछ खाद्य पदार्थों में, जैसे आलू और पपीता में भी काफ़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हमें ऊर्जा देता है। इसके बाद हम अगले पोषक तत्व की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं वसा। वसा भी हमें ऊर्जा देने का काम करती है। वसा हमें ऊर्जा देता है, और हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा हमें वसा देती है, लेकिन ये इतनी सुपाच्य नहीं होती है। इनको आसानी से डाइजेस्ट करना संभव नहीं होता है, इसलिए इनका उपयोग हम कम मात्रा में करते हैं। और इनके भी स्रोत हमारे अलग अलग हैं। स्रोत की बात करें, हमें वसा कैसे प्राप्त होती है, कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसमें दो स्रोत होते हैं। पहला है पादप स्रोत, और दूसरा है जंतु स्रोत। पादप स्रोत में हम देखते हैं सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन। इसके अलावा जंतु स्रोत में हम वसा की जब बात करते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से आता है हमारे दूध। उसके अलावा मांस, और इसमें मछली और अंडे भी शामिल हैं। अंडे में भी वसा की कुछ मात्रा होती है, और जिससे हमें वसा प्राप्त होती है। अब आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। इसके बाद हम अगले तत्व की तरफ चलते हैं, जो है हमारा प्रोटीन।
प्रोटीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। यानी कि मुख्य रूप से हमारे शरीर में जब वृद्धि होती है, हम बड़े होते हैं, हमारा विकास होता है, और उसके अलावा ये स्वस्थ रखता है हमें। वृद्धि और स्वस्थ दोनों चीज़ों के लिए बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रोटीन होता है उसे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। तो हमारे भोजन में प्रोटीन की मात्रा का निश्चित स्तर पर होना बहुत ही जरूरी है। इसके जो पादप स्रोत हैं, हमें मिलता कहाँ से है, बात करें तो इसके पादप स्रोतों की पादप स्रोत के रूप में इसमें हम कह सकते हैं जो भी जितनी भी दालें हैं, सभी दालों में मुख्य रूप से प्रोटीन होता है। और बात करें हम जंतु स्रोत कौन कौन से हैं जिनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। जंतु स्रोत में हम देखते हैं दूध, मांस, मछली, अंडे और पनीर। ये हमारे शरीर को प्रोटीन की पूर्ति करते हैं। तो मुख्य रूप से प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अब अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। हमारे भोजन के घटक में अगला बिंदु आता है विटामिन का। उम्मीद है आप सभी पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे और इसको अपने कॉपी में लिखते जा रहे होंगे, जिससे कि आपको काम दे सके और दोहरान करने में आपको सुविधा हो। अगला बिंदु है हमारा विटामिन का। अब बात करें हम विटामिन की, तो शरीर की रक्षा करने का काम करते हैं ये। हमारे जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, एक तरह से ये उसको बनाए रखने का काम करते हैं। साथ ही हमारे किस तरह से और भी काम करते हैं, हमारी अस्थियों को भी ये सुरक्षित रखते हैं। इसके अलावा मसूड़ों के लिए भी ये बहुत ही आवश्यक होते हैं। और हम देखें तो हमारी आँखों के लिए भी विटामिन्स का सेवन बहुत जरूरी होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसके मुख्य प्रकार है कौन कौन से हैं। विटामिन ऐसा नहीं है कि केवल एक ही तरह के हों, इसमें कई प्रकार के विटामिन होते हैं। हम बात करें तो हमारे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये इसमें विटामिन के मुख्य प्रकार हैं। इसमें से हमारा B1 से लेकर और B12 तक इसमें 12 प्रकार के विटामिन शामिल होते हैं, जो हमें हमारे शरीर में लेने होते हैं, विभिन्न खाद्य पदार्थों से मिलते हैं। और मुख्य रूप से विटामिन डी, जो हमारे शरीर में किसी भी स्रोत से प्राप्त नहीं होता है, हमारा शरीर इसका खुद निर्माण करता है। कैसे निर्माण करता है? जब हम भोजन में वसा लेते हैं और वसा लेने के बाद हम सूर्य के प्रकाश में जब बैठते हैं या सूर्य के प्रकाश का सेवन करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारा शरीर विटामिन डी का निर्माण करता है। इसके अलावा शरीर में कुछ और तत्वों की आवश्यकता भी होती है, जिन्हें हम कहते हैं खनिज लवण। खनिज लवण की बात करें तो उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो
एक तरह से धातु समूह से जुड़े हुए हैं। जैसे हम बात करें सबसे पहले आयोडीन। आयोडीन एक गैस होती है, कुछ चीज़ों में ये पाई जाती है, जैसे पालक, अदरक, और कुछ कंदों में भी ये पाई जाती है, जैसे अपन के रतालू है, और कुछ मात्रा इसकी मछली के सेवन करने वालों को भी प्राप्त हो जाती है। वैसे इसकी बहुत ही कम मात्रा हमें चाहिए होती है, लेकिन यदि नहीं मिले तो इससे हमें वाइटर या घेंगा रोग हो जाता है। गले में जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है उसमें सूजन आ जाती है, थायरॉक्सिन हार्मोन का कम होना या अधिक होना। इसके बाद आता है हमारा फास्फोरस। खनिज लवण में दूसरा आता है फास्फोरस। फास्फोरस हमें कुछ ही चीज़ों में मिलता है, जैसे दूध में भी कुछ मात्रा होती है। सर्वाधिक फास्फोरस हमारे शरीर को केले के सेवन या केला खाने से मिलता है। इसके अलावा कुछ बीन्स होते हैं जो फलियां होती हैं, उनके सेवन से भी हमें फास्फोरस मिल जाता है। इसके बाद बात करें हम लोह या आयरन तत्वों की, जो हमें पालक, सेब और मांस से प्राप्त होते हैं। और लोह तत्व हमारे शरीर में खून के निर्माण में या रक्त के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है, इसलिए इसका पाया जाना बहुत जरूरी है। फास्फोरस हमारी अस्थियों को ताकत देता है। आयोडीन हमारी कुछ ग्रंथियों के नियमित या संतुलित कार्य करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसके साथ ही एक और इसमें आवश्यकता होती है हमें कैल्शियम की। कैल्शियम हमारी अस्थियों को मजबूत करता है और हमारे शरीर को सीधा रखने में मदद करता है, जिससे अस्थियों में टेढ़ापन नहीं आए। इसके लिए हमें दूध और अंडे का सेवन करना चाहिए, यानी ये दूध और अंडे से प्राप्त होता है। चलिए आप इसको लिख लीजिए। इसके साथ ही एक बात और ध्यान रखिएगा, हमारे भोजन में रेशों की आवश्यकता होती है, जिन्हें रूक्षांश कहते हैं। पाठ के शुरुआत में बताया था, जिनको हम अपने अंग्रेजी भाषा में फाइबर्स बोलते हैं। आजकल हम क्या आटे को बहुत ही बारीक चलनी से छानते हैं, जिसके उसके सारे फाइबर निकल जाते हैं और फिर हमें कई रोगों का सामना करना पड़ता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको साफ करता हूँ। चलिए अब आगे हम बात करते हैं संतुलित आहार की। हमने जान लिया हमारे भोजन में क्या होता है, कैसे हम उसका पता लगा सकते हैं, उसके स्रोत क्या हैं, लेकिन हमें उनकी मात्रा भी सही ढंग से लेनी होती है, जो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। और वह भोजन जिसमें उचित मात्रा में सभी अवयव हों, उचित मात्रा में सभी घटक या अवयव हों जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही रहे, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। साथ ही पर्याप्त मात्रा में रूक्षांश या फाइबर्स भी होने चाहिए और जल भी होना चाहिए।
अब इनमें से किसी तत्व की जब कमी होती है तो उसे हम कहते हैं अभावजन्य रोग। यानी उसकी कमी से कोई जब बीमारी हो जाती है तो उसे हम अभावजन्य बीमारी या रोग कहते हैं। अब ये कौन कौन से हैं इनको हम थोड़ा सा हमारे कोर्स के हिसाब से समझेंगे। भोजन में आवश्यक अवयव का अधिक समय तक नहीं मिलना ऐसे रोगों को जन्म देता है। प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होगा, अब हम इनको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इनकी जब शरीर में कमी हो जाती है तो हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाती है। जो हमारे शरीर की सामान्य वृद्धि है वो प्रभावित होती है और उसके बाद भी जब ये हमें नहीं मिलते हैं हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में तो वृद्धि रुक जाती है और भी कई हमें इसके अभाव से बीमारियां होने लगती हैं। अगला हम तत्व देखेंगे इसमें विटामिन व खनिज लवण। विटामिन और खनिज लवण जब ये हमें नहीं मिलते हैं तो उनका क्या प्रभाव होता है। विटामिन और खनिज लवण की कमी से कई रोग और विकृतियां आ जाती हैं जिनको थोड़ा सा हम अलग अलग देखेंगे। जैसे विटामिन ए, विटामिन ए की कमी जब होगी तो हमारे क्या प्रभाव होगा, दृष्टि क्षीणता होगी। इससे यानी दिखाई देने में परेशानी होगी, कम देखना। इसके बाद हम देखते हैं विटामिन B1। इससे बैरी रोग होता है और बैरी रोग में पेशियां कमजोर होने लग जाती हैं जिससे हमें चलने फिरने में या अपने दैनिक क्रियाकलाप में भी थकान महसूस होने लगती है। इसके आगे हम देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब स्कर्वी रोग में क्या होगा, स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून आने लगेगा। मसूड़ों से खून आना और हम भागने लगते हैं डेंटिस्ट की तरफ, जबकि हमें अपने भोजन में विटामिन सी की मात्रा की पूर्ति करना जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का जैसे अभी हमने पाठ में पढ़ा ही था कि इससे जब हम वसा का सेवन करते हैं और धूप में रहते हैं थोड़ा देर के लिए तो उनसे हमारा शरीर स्वयं विटामिन डी का निर्माण करता है और इसकी कमी से होता है रिकेट्स। रिकेट्स रोग होता है और रिकेट्स रोग के लक्षण क्या होंगे। रिकेट्स रोग में हड्डियों में कमजोरी आना और टेढ़ापन। हड्डियों में कमजोरी आ जाएगी और उसके बाद उनमें टेढ़ापन आ जाएगा जिसके कारण बहुत ही परेशानी होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम कि हमारे जो हमने कुछ तत्व पढ़े थे जिनको हम खनिज लवण के रूप में जानते हैं, उसमें है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी आने पर हमें इसमें क्या समस्या आएगी, दंत क्षय होगा। हमारे दांतों को दांत गलना प्रारंभ हो जाते हैं जिनके कारण उनमें पानी का लगना शुरू हो जाता है। कुछ भी ठंडा खाया गर्म खाया परेशानी आती है।
और आयोडीन की कमी जैसा कि पढ़ते वक्त ही हमने देखा था, इससे वाइटर या घेंगा रोग हो जाता है, थायराइड ग्रंथि में सूजन आना, और अंत में आता है हमारा आयरन, जिससे रक्त अल्पता हो जाती है, एफी या आयरन, जिसके कारण रक्त अल्पता होती है, यानी हमारे शरीर में खून की कमी आ जाती है। इसलिए हमें कभी भी चूजी नहीं होना चाहिए कि हम ये चीज़ खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, तो इसको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। अगली सीरीज में एक विशेष कार्यक्रम जो विद्यालयों में संचालित है, उसको भी मैं लाने का प्रयास कर रहा हूँ। कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।